हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल आर एस एन मैथ्स। अब हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके जो दो टाइप है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके डेफिनेशन और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल देखे हैं। फिर जो एक्चुअल कंसेप्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है, इसमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रियल कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ डी ऑपरेटर या डिफरेंशियल ऑपरेटर में ये जो डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स है ये यूज़ करते हैं। फिर हम इसी तरह ये सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ पार्ट है। इसमें ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ऐसे रिड्यूस हो जाएगा आपका, वो आप प्रीवियस लेक्चर में कैसे किया है ये सब कुछ देख सकते हैं। और यही जो है शॉर्ट फॉर्म में एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स, ये कैसे लिखते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें ये जो एफ ऑफ डी है, यही एफ ऑफ डी क्या है, जब जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, हमारा एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। फिर इसके बाद ये जो इक्वेशन 3 है, इसके रिलेटेड दो टाइप होते हैं। जब ये राइट हैंड साइड जीरो है तो इसको हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और राइट हैंड साइड नॉन जीरो है तो वो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। फिर डी ऑपरेटर में आप ये जो प्रॉपर्टी है, आप ये डी ऑपरेटर की प्रॉपर्टी यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आइदर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के रिलेटेड कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है ये अब यहाँ देखेंगे। जब डिफरेंशियल इक्वेशन में एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो मीन्स होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, उसे शॉर्ट फॉर्म वाईसी कहते हैं। यही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, तो सी एफ प्लस पी आई, सी एफ इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, सिंबॉलिकली हम वाई सी प्लस वाई पी भी कहते हैं। यही जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये जो वाई सी आता है, वो वाई सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जब फाइंड आउट करते हैं, वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये क्या करना पड़ेगा, एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, और इसी का सॉल्यूशन मीन्स क्या हो जाएगा, वाई सी या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं वाई सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम एकदम डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और आपको पता चल जाएगा कितना इजीली ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेथड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है का उसका आधा पार्ट जो है वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो है, इसमें हम सिंपल फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऐसे लेके क्या करने वाले हैं, पूरी तरह सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। डिस्टिंक्ट रूट, रिपीटेड रूट, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी सब रूट के लिए। तो आपके सामने सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ डी ऑपरेटर यूज करेंगे, और डी ऑपरेटर यूज करने के बाद y कॉमन निकालेंगे तो डी माइनस एम ऑफ वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इसको थोड़ी हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये हम डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये माइनस एम वाई राइट हैंड साइड में जाएगा तो एम वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ वेरिएबल सेपरेबल में कर सकते हैं, और ये वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद इंटीग्रेटिंग जब दोनों साइड का लेंगे तो ये डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई हो जाएगा। एम यहाँ कांस्टेंट है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। और इसको हम एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई रेज टू लॉग वाई हो जाएगा, वही वाई मिलेगा।
और यह ई रेस टू एम एक्स प्लस सी ये इसी तरह हो जाएगा। और फिर लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे तो इस तरह होने वाला है, लेकिन सी कांस्टेंट है स्मॉल सी, तो ई रेस टू सी भी कांस्टेंट हो जाएगा और उसे हम कैपिटल सी मानते हैं। तो इसी तरह आपका ये जो सॉल्यूशन पार्ट है y इक्वल टू ये जो y इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू एम एक्स हो जाएगा। मीन्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स माइनस एम वाई इक्वल टू जीरो, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है सी इंटू ई रेस टू एम एक्स। अब यही जो सॉल्यूशन है इसी का यूज करके हम यहाँ से आगे डायरेक्ट लेने वाले हैं। तो कैसे सॉल्यूशन करने वाले हैं देखो ज़रा। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन यही आपके पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने ही लेते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस M3 के मेथड से कैसे फाइंड आउट करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी ऑपरेटर में ऐसा लिखना है। फिर इसके बाद ये जो y का कोएफिशिएंट यहाँ d माइनस एम है, ये इसे हम एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या होने वाला है, एक्सिलरी इक्वेशन इज जो है y का कोएफिशिएंट d माइनस एम, इसको क्या करना है जीरो के साथ इक्वेट करना है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद d माइनस एम इक्वल टू जीरो, तो यहाँ d की वैल्यू जो है वो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो ये d की वैल्यू m है, तो इसका जो सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन इज ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका सॉल्यूशन यही जो है यही सॉल्यूशन हम डायरेक्ट यहाँ लिखने वाले हैं। ये जो आइडिया प्रीवियस यूज़ की थी मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की आइडिया यूज़ की थी, लेकिन वही आइडिया यूज़ करके हम यहाँ जो सॉल्यूशन d की वैल्यू m है, तो m के रिलेटेड क्या होने वाला है e रेस टू m टाइम्स x, m के रिलेटेड ये सॉल्यूशन का पार्ट है और उसके आगे ये कांस्टेंट जोड़ना है। तो यही आपका क्या होने वाला है, सॉल्यूशन होने वाला है। तो ये जो आपने वेरिएबल सेपरेबल में आइडिया यूज़ की थी, ये आइडिया के बजाय हमें क्या करना है, इसी तरह ये एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना है और एक्सिलरी इक्वेशन में d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसी तरह आपका सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन मिलने वाला है। फिर जो एक रूट है इसके लिए हमने सॉल्यूशन देखा है। अब दूसरा जो पार्ट है, जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं पूरा डिटेल में हम यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरह जनरल में लिया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए जीरो वाई। अब इसको हम डी ऑपरेटर में यूज़ करेंगे तो इसी तरह हम लिख सकते हैं, फिर y कॉमन लेने के बाद इसी तरह हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इन डी है, तो इसको हम दो फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो पहला फैक्टर मैंने d माइनस एम वन और दूसरा d माइनस एम टू जनरल में लिखा है, और इसी तरह लिखने के बाद यहाँ हम लिखते हैं। तो ये m1 और m2 क्या है, तीनों भी केसेस हम देखने वाले हैं, रियल और डिस्टिंक्ट यहाँ कंसिडर करने वाले हैं हम यहाँ इस सिचुएशन में। यहाँ आप केस नंबर फर्स्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा ये जो d माइनस एम टू ऑफ वाई है उसे z कंसिडर करेंगे। तो इसके जगह हमें क्या करना है, थोड़ी देर तक z को पुट करना है। तो z को पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, d माइनस एम वन इंटू जेड हो जाएगा। तो ये d माइनस एम वन इंटू जेड इक्वल टू जीरो। अब यहाँ आप देख सकते हैं d माइनस एम वन एम वाई इक्वल टू जीरो है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह ये आता है उसी तरह ये z इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वन ई रेस टू एम वन एक्स हो जाएगा। तो ये जो z की वैल्यू है, ये z की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है इस z की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस एम टू ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड की जो वैल्यू है इसी तरह हो जाएगी। फिर ये जो डी ऑपरेटर है डी ऑपरेटर डी ऑफ वाई जो है डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर माइनस एम टू वाई इक्वल टू सी वन ई रेस टू एम एक्स। लेकिन ये जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो यही है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ जनरल में क्या करते हैं, प्लस साइन देते हैं। तो यहाँ पी ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एम टू हो जाएगा। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एम टू, और ये राइट हैंड साइड है वो क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा।
फिर आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तो पी की वैल्यू ये पुट करने के बाद आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और फिर जनरल सॉल्यूशन जो है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा। लेकिन ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये राइट हैंड साइड क्यू ऑफ एक्स जब हम पुट करेंगे तो इसी तरह आपको देखने को मिलेगा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसी तरह ये क्या हो रहा है। फिर हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखेंगे और जो राइट हैंड साइड है इसमें लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे। उससे पहले कांस्टेंट C1 आउटसाइड में लेंगे तो इसी तरह हो जाएगा। और यहाँ m1 माइनस m2 जो है वो कांस्टेंट है, और e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है, e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स अपॉन a होता है। उसी तरह ये जो इंटीग्रेशन है e रेस टू m1 माइनस m2 x का हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं C1 कांस्टेंट है, m1 m2 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी तरह ये जो पार्ट है इसे हम न्यू कांस्टेंट मान रहे हैं। और यहाँ जो न्यू कांस्टेंट है उसे हम जनरली यहाँ C1 ले रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन को कम करने के लिए आपका यहाँ हम एक स्टेप और लेते हैं। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, ये जो पार्ट है ये पार्ट हम C1 मान रहे हैं। तो ये आपको किसकी जगह C1 मानना है, ये पूरे कांस्टेंट की जगह C1 मानना है। और ये जो स्मॉल C2 है उसको ही हम क्या करते हैं, कैपिटल C2 मानते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, डिवाइड थ्रू आउट बाय ई रेस टू माइनस m2x से करेंगे। तो यहाँ आप जब ई रेस टू माइनस m2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट जाएगा, लेकिन यहाँ इस पार्ट में क्या होने वाला है, वही पार्ट डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पार्ट मैं यहाँ डिनोमिनेटर में ले रहा हूँ और C2 के भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है आपके सामने दिख रहा है वो हो जाएंगे। और फिर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो दोनों पार्ट है कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग पार्ट यही रहेगा और ई रेस टू माइनस m2x न्यूमरेटर में जाएगा। तो इसी तरह हो जाएगा। तो यही आपका क्या होने वाला है, सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये केसेस जो है हमने रियल और डिस्टिंक्ट के लिए कंसिडर किया था। तो इसी तरह आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप यहाँ देख सकते हैं ये जो दोनों फैक्टर कंसिडर करने के बाद m1 और m2 जो d के वैल्यू है, यहाँ एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद फिर आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फिर आपके सामने लेके दिखाता हूँ आपको इस m3 में किस तरह का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी तरह लिखना है। फिर आपको इसी का यूज करके क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो एक्सिलरी इक्वेशन मैं शॉर्ट फॉर्म में यही इज ऐसा लिख रहा हूँ। तो ये यही जो है y का कोएफिशिएंट क्या है, इसी तरह है d माइनस m1 इंटू डी माइनस m2 इक्वल टू 0 के साथ करना है। लेकिन इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब पहला ब्रैकेट 0 के साथ इक्वेट करने के बाद d की वैल्यू आपको, ये तो इजी ही है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 हो जाएगी। तो एक वैल्यू d की हमें m1 मिली है, तो ये इसी तरह हो जाएगा। और इसी का यूज करके सेकंड फैक्टर का यूज करके ये जो d की वैल्यू है वो d की वैल्यू क्या होने वाली है, m2 होने वाली है। तो ये d की वैल्यू m1 और m2 होने के बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली हम यहाँ कैसे लिखने वाले हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो m1 d की वैल्यू है, ये m1 के रिलेटेड e रेस टू m1x उसको मल्टीप्लाई कोई तो कांस्टेंट करना है, और इस m2 के रिलेटेड e रेस टू m2x और कोई तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये जो m3 की आइडिया है इसी तरह करनी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्क हमें नहीं करना है। लेकिन ये जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो आइडिया है वही यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है या जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट लिया था, कब लिया था, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो d के वैल्यू m1 और m2 है वो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए ये आइडिया हमने यहाँ यूज की है। फिर दूसरी जो केस है, दूसरी भी केस हम कंसिडर करने वाले ही है। तो दूसरे केस में आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरे केस में यहाँ रियल या रिपीटेड रूट भी कंसिडर करने वाले हैं। लेकिन ये जो आइडिया आपके सामने है इसको पहले हम निपटाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसके जब
दो रियल रूट है, तो इसी तरह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इसी तरह जब हम जनरलाइज करेंगे nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो इसके फैक्टर है सब कुछ रियल और डिस्टिंक्ट होके, तो m1 के रिलेटेड ये सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, m2 के रिलेटेड इसी तरह से सॉल्यूशन का पार्ट, और mn के रिलेटेड इसी तरह सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा जब nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम आपको क्या करने वाले हैं, दूसरी जो आइडिया है वो दूसरी भी आइडिया आपके सामने देते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। किसी तरह रियल और डिस्टिंक्ट के लिए सॉल्यूशन आया है, उसी तरह आपके सामने जो है फिर वही उसी तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, और इसी तरह भी फिर क्या किया है मैंने, इसके जो दो फैक्टर है वो दो फैक्टर यहाँ लिए हैं, और इस दो फैक्टर में फिर ये जो m1 है और m2 है रियल है, लेकिन ये रिपीट हुए हैं, इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 है। तो किस तरह सॉल्यूशन आता है ये भी आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को z माना है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा d माइनस m1 इंटू इस पार्ट के लिए z इक्वल टू 0। तो आइडिया प्रीवियस यूज करके हम z इक्वल टू c1 ई रेस टू m1x हो जाएगा, लेकिन यही z की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इसी तरह हो जाएगा। फिर ये जो d ऑफ y है वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस m1y हो जाएगा, और इसी तरह आपका जो सॉल्यूशन है वही फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका इसी तरह हो जाएगा। इसका जनरल सॉल्यूशन आपको पता ही है, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ये, और ये जो क्यू ऑफ एक्स है क्यू ऑफ एक्स आप यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन ई रेस टू माइनस m1x और ई रेस टू m1x कैंसिल हो जाएगा, और c1 बाहर आने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx ही रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन यहाँ आपको देख ही सकते हैं x ही हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय, यहाँ जब मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई ई रेस टू m1x करेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ई रेस टू m1x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड दोनों टर्म है, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू m1x हम इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में y इक्वल टू ये जो पार्ट है यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन m1 इक्वल टू m2 है, तो ये किसी तरह सॉल्यूशन आता है देखो ज़रा, c1x प्लस c2 इंटू ई रेस टू m1x। अदरवाइज आप इसका सॉल्यूशन c1 प्लस c2x ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई बाय 1 करना है और दूसरे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई बाय x करना है। तो ये हो गई आइडिया आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। उसी तरह हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी आइडिया जनरलाइज करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करने वाले हैं, फिर जैसे कि प्रीवियसली हमने रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए आइडिया कंसिडर की थी, फिर रियल एंड रिपीटेड के लिए कंसिडर की थी, उसी तरह हम यहाँ जो आइडिया रिपीट करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, रियल के बजाय कॉम्प्लेक्स के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिर यही डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, इसके फैक्टर्स इस तरह होने वाले हैं, लेकिन ये जो m1 और m2 मैंने कॉम्प्लेक्स कंसिडर किए हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो वैल्यू है a प्लस आई बी होता है। तो यहाँ एक जानना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर मीन्स a प्लस आई बी है, तो 101% वहाँ a माइनस आई बी भी d की वैल्यू हो जाएगी, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स पेयर कहते हैं। तो यहाँ जब हम उसी तरह कंसिडर करेंगे तो ये a प्लस आई बी और a माइनस आई बी क्या है, डिस्टिंक्ट रूट है। तो डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमने अभी अभी आइडिया देखी थी, ये आप देख सकते हैं डिस्टिंक्ट रूट के लिए c1 ई रेस टू m1x प्लस c2 ई रेस टू m2x। यही जब आइडिया हम यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ m1 के जगह मुझे a प्लस आई बी पुट करना पड़ेगा और यहाँ a माइनस आई बी। फिर यहाँ हम लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे, तो इसी तरह इसके लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज हो सकते हैं और इसके रिलेटेड ये लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज हो जाएंगे। फिर यहाँ ई रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट इसी तरह हो जाएगा। फिर यूलर्स आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ई रेस टू आई बी एक्स हम कॉस बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स, और ई रेस टू माइनस आई बी एक्स इसी तरह हम
ये जो पार्ट है इसी तरह लिख सकते हैं। और इस पार्ट में हम फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ आपके सामने किया है। C1 का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ और C2 का इसी तरह किया है। फिर मैंने cos bx यहाँ का और यहाँ का cos bx कॉमन लेने के बाद C1 प्लस C2 हो जाएगा। और यहाँ I यहाँ भी है कॉमन लेने के बाद, और साइन bx कॉमन लेने के बाद इसी तरह हो जाएगा। फिर ये C1 और C2 कांस्टेंट है तो उसका सम फिर C1 ले हो जाएगा। I कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है और C1 माइनस C2 कांस्टेंट है, उसके रिलेटेड C2 कांस्टेंट लेंगे। तो इसी तरह आपका जब a प्लस IB और a माइनस IB रूट है तो इसी तरह आपका सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो a है इन दोनों रूट में a को रियल पार्ट कहते हैं। रियल पार्ट के रिलेटेड e⁻x आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये जो है b इमेजनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इमेजनरी पार्ट के रिलेटेड क्या हो जाएगा, C1 इंटू C1 cos bx प्लस C2 sin bx। इसी तरह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आपको ये जो कंसेप्ट ही आपके सामने ही लिया है, तो आपके सामने यही कंसेप्ट का यूज करके हम और एक कंसेप्ट आपको देना चाहते हैं। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपका जो रूट है इमेजनरी रूट, तो इमेजनरी रूट IB जैसा होगा, तो IB का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस IB हो जाएगा। तो इसी तरह रूट होता है। तो जब मैं इसे यहाँ a को डिलीट कर देता हूँ तो आपको यहाँ पता चल जाएगा ये जो e⁻x है यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो यहाँ से भी e⁻x गायब हो जाएगा। तो यहाँ ये सिर्फ आपका सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। ये इसी तरह आपका जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन हो जाएगा कब, IB और माइनस IB जब एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स है। उसी तरह ये IB और माइनस IB के रिलेटेड आपका जो सॉल्यूशन का पार्ट है इसी तरह हो जाएगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से हम क्या करना चाहते हैं, आपको ये जो आइडिया है ये आइडिया आपके सामने पेश करना चाहते हैं। आपको एक ही काम करना है, ये जो हमारा चैनल है ORSN मैथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे हर एक अपकमिंग वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा और जनरलाइज आइडिया में फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब ये डी ऑपरेटर यूज करेंगे और इसमें ये d-m1 d-m2 इसमें हमने क्या किया है, जनरली कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड रूट कंसिडर किया है। इसका मतलब a प्लस IB 2 बार आया है और ये माइनस IB भी 2 बार आया है। तो इसके रिलेटेड जब 2 बार रूट आते हैं तो आपको यहाँ देखना चाहिए 2 बार रूट आते हैं तो किस तरह आपका सॉल्यूशन C1x प्लस C2 इंटू e⁻m1x होता है। उसी तरह जब आपका a प्लस IB 2 बार आता है तो इसके रिलेटेड m1 के रिलेटेड इस तरह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा C1x प्लस C2 इंटू e⁻m1x। और m2 a माइनस IB 2 बार आएगा तो उसके रिलेटेड इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ जनरली मुझे m1 की जगह क्या करना पड़ेगा, m2 लिखना पड़ेगा, तो ये सही हो जाएगा। फिर ये जो m1 की वैल्यू a प्लस IB, m2 की वैल्यू ये a माइनस IB पुट करने के बाद लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ देख सकते हैं और ये सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा जब कॉम्प्लेक्स रूट रिपीटेड है तो रियल पार्ट जो a है इसके रिलेटेड एक ही टर्म आ जाएगी e⁻x, लेकिन इमेजनरी पार्ट जो b है उसके रिलेटेड यहाँ आप देख सकते हैं cos bx के मल्टीपल में किस तरह की टर्म है, C1x प्लस C2 और sin bx के मल्टीपल में C3x प्लस C4। इसी तरह ये जो टर्म है ये टर्म आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरह ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसका सॉल्यूशन मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे कि हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का आइडिया यूज करके कैसे फाइंड आउट करते हैं एकदम डिटेल में दिया है। तो इसी तरह हम सब कुछ जो पार्ट है इसका डिटेल में प्रूफ देने वाले हैं। तो आपको एक ही काम करना है, ये जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के मेरे अपकमिंग वीडियो देखना है। सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं।